90 के दशक की शुरुआत की है। देश की राजनीति मंडल बनाम कमंडल से घिरी थी। तब कई आवाजें ऐसी थीं जो गांव देहात के मुस्लिम मोहल्लों में खूब गूंजा करती थी। उनमें एक आवाज रामविलास पासवान की थी। तब ग्रामीण इलाकों में खबरें रेडियो से हासिल की जाती थी और चहेते और विरोधी राजनेताओं के भाषण टेप रिकॉर्डर से कई बार सुने जाते थे। उस दौर में रामविलास पासवान न सिर्फ दलित बल्कि मुस्लिम समाज में भी एक उम्मीद के तौर पर देखे जाते थे। तब वो दौर था जब रामविलास पासवान कांग्रेस और आरएसएस दोनों से एक साथ लोहा ले रहे थे। उस वक्त वो न सिर्फ दबे कुचले समाज की आवाज थे बल्कि सांप्रदायिक राजनीति पर चोट करने वाले पुरोधा भी थे। उस दौर में रामविलास पासवान की शोहरत उनके बेबाक भाषणों की वजह से थी। यही वजह है कि उनके भाषण आज भी कानों में गूंज रहे हैं। कई पुराने किस्से, कई आंखों देखी हकीकतें अपने कहानी दोहराने को आतुर नजर आती हैं। उस दौर में हिंदुत्ववादी राजनीति के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। रामविलास पासवान तब हिंदू मुस्लिम एकता के तराने गुनगुना रहे थे। राष्ट्रवादी राजनीति के 1000 साल की गुलामी की नैरेटिव का भरपूर विरोध करते थे। वे अपने भाषणों में अपने निराले अंदाज में कहते थे, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोदी वंश और आखिर में मुगलों का शासन, सब यही की मिट्टी में दफन हुए। ये इतिहास का सच है। इन शासकों की वजह से हम अपने मुस्लिम भाइयों से दुश्मनी कैसे कर सकते हैं? गरीबी और धिक्कारे जाने का दर्द उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? ये धिक्कारना किसी समाज से हो सकता है, किसी प्राकृतिक ताकत से हो सकता है। तभी तो अपने राजनीतिक भाषणों में रामविलास पासवान अक्सर कहा करते थे, न जाने बादलों के दरमियान क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर ही बारिश हुई। राजनीति का पहिया तेजी से दौड़ रहा था। बिहार की राजनीति में सीएम बनने के बाद लालू प्रसाद यादव का कद बढ़ता ही जा रहा था और रामविलास पासवान को चुनौतियां भी मिल रही थी। बीजेपी के विरोध की राजनीति का चेहरा अब लालू बन चुके थे। मुसलमानों को अपना नया मसीहा मिल चुका था। जगन्नाथ मिश्र के रूठने के बाद मुसलमानों के बीच रामविलास पासवान के लिए 90 के शुरुआती दशक में जो प्यार परवान चढ़ना शुरू हुआ था, लालू ने उसे वक्त के पहले ही खत्म कर दिया। अब बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के लिए अपने बिरादरी के बाहर वो शोहरत और समर्थन नहीं था। तब वे इस डिश के हकदार थे। हालांकि जब 1996 में वे रेलवे मंत्री बने तो बिहार में उनकी शोहरत काफी बढ़ी। वे दूसरे समाज में भी इज्जत की निगाहों में देखे जाने लगे। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज करने वाले रामविलास पासवान को चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। वैसे भी राजनीति में दिग्गज नेताओं की जीत हार जानने की उत्सुकता ज्यादा ही होती है। बात 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोटों की गिनती की है। लोग बताते हैं चुनाव के नतीजे आ रहे थे। सड़क पर एक दुकान में टेलीविजन था जिस पर दिन भर चुनावी कवरेज चल रहा था। तब तक ईवीएम का दौर नहीं था। 3 दिन में नतीजे आते थे। गोलकपुर मोहल्ला गंगा के किनारे है और उस वक्त उस मोहल्ले के दूसरे हिस्से में दलित दिहाड़ी मजदूरों की एक बड़ी आबादी का बसेरा है। वहां पर वोटों की गिनती के दौरान यह देखा गया कि सैकड़ों दलित मजदूर दुकान के सामने खाली पड़ी जगह पर डेरा जमा रहे। वो सिर्फ रामविलास के चुनावी नतीजे जानने के लिए बेचैन थे। जब तक नतीजे नहीं आए, हुजूम जीत की खबर में झूम नहीं गया। दलित मजदूरों ने चैन की सांस नहीं ली। राजनीति में अपने नेता के लिए ऐसा प्यार शायद जिंदगी में पहली बार देखा गया था। लेकिन वो प्यार किसी से नफरत में नहीं पैदा हुआ था बल्कि एक उम्मीद की किरण जैसा था। वक्त के बीतने के साथ साथ रामविलास पासवान राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी साबित हुए जिनका विरोधी उन्हें राजनीति में मौसम वैज्ञानिक तक का खिताब दे बैठे। उनके सियासी फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रहती थी कि उन्होंने हवा का रुख भांपने के बाद ही निर्णय लिया होगा। राजनीतिक पंडित भी उनके फैसले के आधार पर अपना विश्लेषण की नोक पलक संवारते थे।